नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल वकील आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही थी भारतीय संविधान में, उसमें हमने अनुसूचियां कंप्लीट करी थी। जो 12 अनुसूचियां हैं उनके बारे में पूरी जानकारी हमने प्राप्त कर ली 2 वीडियो में। पहला वीडियो है पार्ट 1, उसमें अनुसूची 7 तक की जानकारी मिलेगी। बाकी जो बची हुई अनुसूचियां थी वो हमने पढ़ा था सेकंड वीडियो में, ठीक है कि नहीं। अब देखिए, थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं कि भारतीय संविधान जो है इसकी शुरुआत कहां से होती है, इसके बारे में जानेंगे आज। आप बड़े आराम से समझेंगे। देखिए दोस्तों, संविधान की बात अगर मैं करूं, संविधान तो उसकी जो बात करते हैं तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, संविधान की बात करी है तो भारत में संविधान की जैसे शुरुआत की बात करी है तो देखिए, आपने सुना होगा भारत कहीं ना कहीं गुलाम था अंग्रेजों का। या आप थोड़ा सा और डिटेल में जाए, वैसे ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है पर मैं बता दे रहा हूं। 1498 में एक व्यक्ति था या यात्री कह सकते हैं, वास्को डी गामा, जो भारत आया। और ये कहां से था? तो ये पुर्तगाल से था। और ये कहां पर आया? केरल वाले तट पे आया, मालाबार तट जिसको कहेंगे आप। यहाँ पे जैसे अगर मैप की बात करें तो ये मालाबार तट है, केरल वाले तट को मालाबार तट कहेंगे या पश्चिमी तट भी कह सकते हैं आप। ये भारत का पश्चिमी तट है, वहां पे आया। तो यहां से क्या, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। तो वास्को डी गामा जब यहाँ पे आया तो भारत से व्यापार वगैरह किया, यहां से ले गया, वहां पे बेचा जब इसने माल जाके, तो 60 गुना प्रॉफिट हुआ इसको, यानी कि 60 गुना फायदा हुआ। अब फिर बाकी लोगों में भी, जैसे आप ही कोई लोग हो, जैसे आगरा से कोई माल ले गया या गांव में बेचा, फायदा हुआ, तो आप क्या करोगे? दोबारा से माल लेने आओगे कि नहीं? बस यही सीन यहाँ पे हुआ। फिर बाकी यूरोपीय कंपनियों में भी होड़ लग गई कि भारत से माल लेके आना है। और भारत के यूरोप में मसालों की बहुत जरूरत पड़ती थी, क्योंकि ठंडा प्रदेश है और ठंडे में क्या है, मीट वगैरह खाते तो मसालों की जरूरत पड़ती है। बिना मसाले की मीट तो बनेगी नहीं। अब आलू टमाटर तो है नहीं जो बिना मसाले के नमक मिर्च डाला बन जाए। मीट वगैरह जितने मसाले ज्यादा होंगे उतना ज्यादा टेस्ट आएगा। तो लोग जब आया वास्को डी गामा, जहां से ले गया मसाले वगैरह, तो वहां पे ज्यादा क्रेज बढ़ा उसका, भारत का। फिर वहां से और यूरोपीय कंपनियां आई और उनमें ही क्रम में एक आई कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। अच्छा, जैसे बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो वैसे ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है यहाँ पे, लेकिन हम देख रहे हैं संविधान का इतिहास के बारे में, तो हम थोड़ी सी जानकारी लें, ज्यादा नहीं मैं बताने वाला इसमें। जैसे मैं बात करूं इसकी स्थापना की, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करूं, ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर इसकी स्थापना की बात करी जाए, स्थापना तो 31 दिसंबर 1600, स्थापना कब हुई है? 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की। और इसमें अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप में थी, तो 217 लोग इसमें क्या थे? सदस्य थे इसके। अगर सदस्य की बात करूं, जैसे पूछ लिया आपसे कितने सदस्य हैं, 217 सदस्य हैं इसमें। अब इसके बाद क्या किया, इन्हें अधिकार मिला। पहली बार पूछे जाए कितने वर्षों के लिए मिला है, तो 15 वर्षों के लिए। और कहां पर मिला इन्हें? 15 वर्षों के लिए। कहां पर? ईस्ट के, यानी कि पूर्व के देशों के लिए। अब जो थोड़ा सा देखें आप, जैसे मैं पूरे विश्व की बात करूं तो ये भारत है ऐसे करके, यहां पर ये भारत, मैप पे मत जाना, समझना है आपको। बाकी यूरोप का जो सीन बनता है, ये कहीं ना कहीं क्या पड़ता है? भारत के पश्चिम दिशा में पड़ता है। भारत के कहां पड़ता है? पश्चिम में। या यूरोप के अगर पूछे जाए एशिया कहां पड़ता है, तो आप बताओगे कि पूरब में पड़ता है, यूरोप के सापेक्ष अगर देखा जाए, क्योंकि यूरोप इधर की तरफ है, एशिया पूरा किधर आएगा? इधर। तो ये इसको 15 वर्षों के लिए ईस्ट के देशों के साथ, यानी कि पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला। किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसीलिए तो नाम रखा है ना, जैसे ब्रिटिश ने बनाई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और डच ने बनाई तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ऐसे करके बनाए, ईस्ट इसीलिए लिखा है क्योंकि पूर्व के देशों के साथ। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो देखिए, 15 वर्षों का क्या मिला इसे? अधिकार मिला। फिर बाकी अधिनियम आए तो उसमें बढ़ती गई आगे के लाइन के लिए। तो शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें तो 1600 में 217 सदस्य थे, 15 वर्षों के लिए अधिकार मिला। और अगर बात करें तो उस टाइम शासक कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है, तो एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट थी उस टाइम, जिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है, ब्रिटेन में बात करें। अच्छा, स्थापना कब हो रही है? 1600 में। थोड़ा सा जानकारी लें तो
तो भारत में 1600 में कौन होगा शासक? जैसे मैं बात करूं, ये तो ब्रिटेन में कौन है, तो ब्रिटेन में एलिजाबेथ फर्स्ट है, एलिजाबेथ फर्स्ट। और अगर भारत में बात करिए तो भारत में उस टाइम कौन है, अकबर का शासन चल रहा है, क्योंकि 1605 तक अकबर रहेगा, अकबर। ठीक है कि नहीं? ये पूछ लेता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासन था, तो कौन है, अकबर है। अगर मैं बात करूं कि ब्रिटेन में किसका शासन था या कौन सम्राट था या सम्राज्ञी थी, तो कौन थी, एलिजाबेथ फर्स्ट। यहां तक बात हो रही है। फिर आप थोड़ा सा जानेंगे जैसे कि पहले कौन था जो दूत आया भारत में, तो कैप्टन हॉकिंस आया किसके समय, जहांगीर के समय में। तो ये सब जानकारी है जो मॉडर्न स्ट्रीम पढ़े तो ज्यादा बेटर रहेगा, यहाँ पे लंबी वीडियो बन जाएगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, हौच पौच सी हो जाएगी। तो मैंने बस इतना बताना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है, 1600 में, और यहीं से शुरुआत होती है, भारत में गए। अच्छा, पहले जो अंग्रेज आए हैं भारत में केवल व्यापार कर रहे हैं, शासन से इनका कोई मतलब नहीं है, व्यापार कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे एक युद्ध होगा, यहीं पे अब बात करूं मैं, यहां पे एक युद्ध है और जिसका नाम है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ है, तो आपका जून 1757। किस किस के बीच में, तो रॉबर्ट क्लाइव वर्सेज नवाब सिराजुद्दौला, जो उस टाइम बंगाल का नवाब है, सिराजुद्दौला। दौला, ये कौन है, ये है बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब था, नवाब। ठीक है कि नहीं, क्या नाम है, सिराजुद्दौला। ठीक है कि नहीं। प्लासी का युद्ध हुआ तो उसमें क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव क्या हो गया, जीत गया बंगाल को। अब इसने क्या किया, वहां पे अपनी तरफ से बैठाया, इसका एक सेनापति था मीर जाफर, जो कि इसकी तरफ से युद्ध लड़ने वाला था, लेकिन इसने क्या किया, पहले ही उसको अपने अंडर में कर लिया, किसको, जो इसका सेनापति था। अब ऐसे समझ लो, तुम ही लोग, तुम्हारे साथ का कोई मित्र है, उन्होंने पहले ही तुम्हारे मित्र को खरीद लिया और तुम लड़ने पहुंच गए उसी के भरोसे, तो क्या हार तो तुम्हारी निश्चित है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिराजुद्दौला हार गया और जो सेनापति था उसको बना दिया राजा। तो अब उसके बाद लूट वगैरह हुई, ये सब कहानी चल रही है। फिर 65 में क्या हुआ, एक 64 में युद्ध हो रहा है, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध 1764 में। बक्सर बिहार में पड़ता है, वहां पे हुआ। उसमें कौन है, अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा है हेक्टर मुनरो, और 3 है नवाब जो लड़ रहे हैं, एक है बंगाल का नवाब, पूर्व नवाब था मीर कासिम, अवध का नवाब है सुजाउद्दौला, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लड़ रहे हैं। जीतेगा कौन, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, मुनरो ये अंग्रेज सेनापति था जो लड़ रहा था, जीत गया। लेकिन कोई पूछ लिया आपसे उस टाइम गवर्नर कौन था, तो हेनरी बेंसिटाट। अच्छा, इसका देखा जाए रॉबर्ट क्लाइव, तो ध्यान रखना बंगाल का पहला गवर्नर है। अब देखिए इसके बाद कहानी क्या हुई, एक संधि हुई 1765 में, इलाहाबाद की संधि। संधि, और इसके बाद तुमने देखा होगा कि पहले सालम द्वितीय जो वहां का दिल्ली का बादशाह है, और सुजाउद्दौला, इन सब के बीच में हो रही है। अब फिर क्या सीन हुआ कि 65 में ही, 1765 में ही द्वैत शासन की शुरुआत करी, किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। दोबारा से आए 65 से 67 के बीच में रहेगा द्वैत शासन, द्वैत शासन 65 में किसने लगाया, रॉबर्ट क्लाइव। ये पूछा जाता है कि बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने करी है, रॉबर्ट क्लाइव ने, क्लाइव। अब देखिए यहां तक चलता रहा सीन, रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन लगा दिया। इसके बाद क्या हुआ, 1772 में, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर बन के आया, किसका, बंगाल का, वॉरेन हेस्टिंग। हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग क्या बन के आया, बंगाल का गवर्नर बन के आया। गवर्नर बन गया है, ठीक है कि नहीं। अब इसने क्या किया
1772 में क्या कर दिया, ये द्वैध शासन था इसको समाप्त कर दिया। 1772 में क्या किया, द्वैध शासन समाप्त कर दिया, शासन समाप्त। ठीक है कि नहीं। और एक एक्ट आएगा इसके समय, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है। किसके समय पे, रॉबर्ट ये वॉरेन हेस्टिंग के समय भी, वॉरेन हेस्टिंग के समय एक एक्ट आएगा जिसका नाम क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट। इसी के समय, वॉरेन हेस्टिंग के समय, तो ध्यान रखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, और इसका नाम है ये 1773। अच्छा, रेगुलेट का मतलब क्या होता है, रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल करना कहीं ना कहीं। तो ये शुरुआत देखी जाए तो प्लासी के युद्ध से राजनीतिक में घुस गए अंग्रेज भारत की राजनीति में, और उन्होंने अपना शासक बैठाया, बाकी द्वैध शासन लगा रहे हैं, टैक्स वगैरह भी लेने लगे अलग से, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन 1773 में वॉरेन हेस्टिंग क्या ले गया है, रेगुलेटिंग एक्ट, और इसके द्वारा भारत में क्या कर दी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। एसटी का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी। कहां पर, कलकत्ता में, कलकत्ता, कलकत्ता में करी। कब, 1774 में। लेकिन पूछा जाए एक्ट कौन सा है, तो एक्ट ध्यान रखेंगे कौन सा है, 73 वाला ही है। बात समझ में आई। उसके बाद स्पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 का है, बहुत सारी चीजें और बदलाव होते जा रहे हैं। बाकी इनसे हमें जानकारी, ये अलग एक एक्ट वाला वो बनाएंगे वीडियो, उसमें जानेंगे किसमें क्या क्या चीजें की व्यवस्था हुई। बस मैं ये बताना चाह रहा था, जो कंपनी का सीन था किस तरीके से चल रहा है। जैसे आप देखेंगे 1857 में क्या होगी, भारत में क्रांति होगी। उसके बाद क्या होगा, जो कंपनी पे अधिकार थे शासन करने के, वो समाप्त कर दिए जाएंगे। क्या कर देंगे, शासन के, क्योंकि वो चला नहीं पाए, विद्रोह वगैरह हो रहा है, लॉर्ड कैनिंग के समय होगा। वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, इसमें इतनी जरूरत है नहीं। बस यहाँ पे हम आएंगे वो संविधान सभा पे। किस पे बात करेंगे, संविधान सभा पे। वहां से मतलब संविधान बनना शुरू हुआ है। तो देखिए जरा थोड़ा, ये मैंने बस थोड़ा सा हिंट दिया था आपको किस तरीके से। जैसे मैं बात करूं संविधान सभा की, अगर पूछा जाए आपसे कि संविधान बनाया किसने, तो ज्यादातर लोग बोल देते हैं अंबेडकर जी। तो ध्यान रखना, अंबेडकर जी का क्या सीन है, वो एक समिति थी, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरपर्सन थे, यानी कि अध्यक्ष थे। ध्यान रखना, अगर बात पूछी जाए ना संविधान बनाया किसने, तो आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, संविधान सभा ने, संविधान सभा, संविधान सभा। अब देखिए, इससे पूछा जाता है इसकी पहली बैठक कब हुई, कौन अध्यक्ष है, क्या सीन है, तो बहुत आराम से देखेंगे। देखिए, प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946। कहां हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई, नई दिल्ली। ठीक है कि नहीं, बैठक हुई। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, अस्थायी यानी कि परमानेंट नहीं थे ये, अस्थायी अध्यक्ष, अध्यक्ष। तो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सिन्हा। ये ध्यान रखना कि पूछा जाए संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा, बिहार से आते। ध्यान रखना, ये बना दिए गए, बुजुर्ग आदमी थे तो इनको बना दिया। पहली बैठक थी, कोई भी हो, पहले बड़े बूढ़े में मालूम नहीं पड़ पाया अध्यक्ष कौन हो, विरोध ना हो जाए। तो मैंने कहा एक बड़े बूढ़े को पकड़ो, सच्चिदानंद सिन्हा को पकड़ा, मैंने कहा तुम ही हमारे का हो, मुखिया बना दिया अध्यक्ष। ठीक है। अब इसके बाद सीन क्या बना कि दूसरी बैठक हुई। तो पहली बैठक ध्यान रखें कब हुई है, 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक कब है, 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक जो हुई 2 दिन बाद ही, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, 2 दिन बाद ही, और ये भी वहीं पे हो रही है। और इसके स्थायी, स्थायी का मतलब समझ रहे, परमानेंट अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष। तो कौन बने, स्थायी अध्यक्ष बने आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनेंगे, वो ने बनाया गया राजेंद्र प्रसाद। ये भी कहां से, बिहार से संबंधित है, इनको बनाया गया। अब देखिए, पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को,
और इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, स्थायी अध्यक्ष बना दी गई आपके कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 बैठक होगी। अब देखिए एक प्रस्ताव रखा जाएगा, उद्देश्य प्रस्ताव, तो बहुत पूछा जाता है कब रखा गया, तो 13 दिसंबर 1946 को बैठक हुई। 2 दिन बाद चल रही, देखो 9, 11, 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा, संविधान सभा ने। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ये है कि हमारे संविधान में होगा क्या भाई। अब जैसे गवर्नर की क्लास में हम पढ़ाएंगे तो मैंने बताया ना पहले कि हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ाएंगे या कोई भी चीज है, ऐसे समझते हो मेनू कार्ड। जैसे रेस्टोरेंट पे जाओगे आप, किसी को साथ वाली को लेके, तो वहां पे पहले मेनू कार्ड ही तो देखेंगे कि भाई है क्या क्या रेस्टोरेंट में, प्लस उसका देखेंगे भाई रेट क्या है। अब वो तो कहेगी महंगी महंगी चीज है, लेकिन तुम थोड़ी ना, तुम अपने बजट के हिसाब से देखोगे वहां में। तो ऐसे क्या किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव का सीधा सा मतलब था कि संविधान में क्या क्या चीजें होंगी, तो उनके बारे में रखा गया। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। कब है, तो ये बताएंगे आप 13 दिसंबर 1946 को। और उद्देश्य प्रस्ताव पास कब हुआ है, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, पास। तो पास कब हुआ है, तो आप बात करेंगे 22 जनवरी। देखो 46 चल रही है दिसंबर, तो जनवरी आएगी तो कौन सा आएगा, अब ये तो है नहीं 46 में चलता रहेगा, अगले साल जाओगे 1947, 22 जनवरी 1947। ये ध्यान रखना, इससे बहुत पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था और किसने रखा था, कब रखा था। 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने क्या रखा, उद्देश्य प्रस्ताव रखा। और उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ही क्या था कि संविधान में कौन कौन सी चीजें होंगी, ये सब चीजें बताओ। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव पास कब हुआ है, तो 22 जनवरी 1947 को। बात क्लियर है कि नहीं, ध्यान रखना। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाके क्या बना, संविधान की प्रस्तावना बना। यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या बना, बाद में प्रस्तावना। तो बात समझ में आएगी कि नहीं। प्रस्तावना तक आने के लिए ये सारे मैंने आपको बताई चीजें। जैसे दोबारा से देखें कि संविधान सभा की पहली बैठक है तो 9 दिसंबर 1946, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष दूसरी बैठक में चुने गए राजेंद्र प्रसाद, जो 2 दिन बाद हुई 11 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या रखा, उद्देश्य प्रस्ताव रखा। और ये उद्देश्य प्रस्ताव पास कब हो गया, 22 जनवरी 1947 को। और बाद में इसी उद्देश्य प्रस्ताव को क्या बता दिया गया भाई, कि ये हमारी संविधान की प्रस्तावना है, उसी का नाम रख दिया गया। बात क्लियर है कि नहीं। अब देखिए प्रस्तावना की बात करें तो उसकी शुरुआत कहां से हो रही है, हम भारत के लोग। क्या है, हम भारत के लोग। तो एक बहुत ही सरल सा प्रश्न पूछ लेता है एग्जामिनर कि ये पूछेगा, ये बताइए भारतीय संविधान की सर्वोच्च शक्ति किसके पास है। पहला ऑप्शन रख देगा सुप्रीम कोर्ट, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा रख देगा प्रधानमंत्री, और चौथा लास्ट में ले जाके रखेगा भारत की जनता। तो आप सोचोगे भी नहीं कि पूरी पावर तो शायद सुप्रीम कोर्ट लास्ट में लागू करता है ऐसा। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा भारत की जनता। तो संविधान की पूरी पावर जो है वो किसके पास है, भारत की जनता के पास है, ये ध्यान रखना। लेकिन कई क्वेश्चन पूछे जाए कि संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है, तो ये ध्यान रखेंगे इसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। या क्वेश्चन ये पूछे कि संविधान का संरक्षक कौन है, फिर भी आंसर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है कि नहीं। तो ये ध्यान रखेंगे कौन से प्रश्न पे क्या हमें आंसर करना है। अब देखिए थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, जैसे मैं प्रस्तावना की बात करूं, यहां पे हेडिंग डालेंगे, इसको आपने एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको थोड़ा इतने को स्क्रीनशॉट ले, यहां से मैं हट जा रहा हूं। देखिए ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए जरा इसको क्या करते हैं, मैं हटा दे रहा हूं यहां से, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा है, फिर दोबारा से देख लेंगे इसको। अब देखिए, अब जैसे बात करूं मैं हेडिंग डालूं यहां पे, थोड़ा सा और हटा, देखिए तो हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। क्या है, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या थी, वही थी प्रस्तावना का मतलब, जैसे कोई बुक लेके आते हैं आपको फर्स्ट पेज पे लिखा नहीं रहता कि क्या क्या होएगी, जैसे इसमें मेरे
माता पिता का बहुत आशीर्वाद हो, मैंने ये चीज यहां से रखी है इसमें, ये सब चीजें, तो वो कौन बता रहा है? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना की शुरुआत ही मैंने बताया था, हम भारत के लोग। अभी एक बार पढ़ के देख लेते हैं हमें प्रस्तावना में सीन क्या है। देखिए, तो देखिए यहां से देखते हैं, जैसे मैंने बताया था प्रस्तावना, अगर मैं इसकी बात करूं तो प्रस्तावना का विचार कहां से आया है? यूएसए। प्रस्तावना का विचार कहां से आया है? यूएसए से। और प्रस्तावना की अगर मैं भाषा की बात करूं तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ध्यान रखना, पहला प्रश्न क्या है कि प्रस्तावना का विचार कहां से आया है? यूएसए से। और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है कि नहीं? अब जैसे ये व्हाइट चल रहा है तो ना चेहरा काला सा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और काले गोरे का भेदभाव भी समाप्त है। आगे आर्टिकल पढ़ोगे आप 15, ठीक है कि नहीं? तो उस पर ध्यान देना, चेहरे पे मत देना, जो मैं बातें बता रहा हूं उस पर ध्यान देंगे। अब देखिए, संविधान सभा अभी ये बता चुका हूं मैं, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 को ही। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा बने। ये सारी चीजें बता चुका हूं। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, और स्थायी अध्यक्ष बना दिए थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव बता दिया। 22 जनवरी 1947 को ये क्या हो गया? पास हो गया। और आगे चल के यही क्या बनी? संविधान की प्रस्तावना बनी। यहां तक आप पढ़ चुके हैं। देखिए थोड़ी सी मैं बात करूं, मैं ये सब चीज बाद में बताऊंगा, पहले ये देखते हैं शुरुआत कहां से। मेन मुद्दा ये था, ये बताने वाला था मैं। देखिए शुरुआत इसकी हुई है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब ये बात आ रही है यहां पे शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि भारत क्या है? पूरी तरह से समर्थवान है, किसी से कुछ मांग नहीं रहा है, ये मतलब है इसका। और दूसरा है समाजवादी है, यानी सबके साथ ये नहीं है कि कोई पैसे वाला तो उसके लिए अलग से बात करेगा, गरीब है तो उसके लिए, सब भारत के लिए क्या है? एक है। क्या है? एक है। और दूसरा दिया है पंथ निरपेक्ष, ये बाद में जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है कि भारत में किसी राज्य का क्या है? कोई धर्म नहीं होगा। भारत में किसी राज्य कोई धर्म के अनुसार नहीं चलेगा, उसमें क्या है? धर्म निरपेक्ष है वो, पंथ निरपेक्ष। लोकतंत्रात्मक है, क्या है? पावर मैंने अभी बताया था, जनता के पास है, लोकतंत्रात्मक है। गणराज्य है, गणराज्य का मतलब होता है जहां का मुखिया क्या हो? जनता द्वारा चुन के आए हो। राजतंत्र में क्या होता है? वहां का मुखिया क्या होगा? वंशानुगत होगा। जबकि भारत में देख रहे हो राष्ट्रपति, अभी हमारी पहली आदिवासी महिला बनी है जिनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू जी। तो किसी वंश से तो है नहीं है भाई, वो तो आदिवासी महिला है, लेकिन भारत में ये है, हमारी विशेषता है, यही तो है। अब देखिए, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तावना में किस किस न्याय की बात करी गई है? तो किसकी बात है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कर रही है। विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। जैसे अभिव्यक्ति की बात करें, आर्टिकल 19 फर्स्ट का ए है, ये आप पढ़ोगे अभी विस्तार से। धर्म और विश्वास यानी कि कोई भी धर्म अपना सकते हो, आर्टिकल 25, ये सब आगे पढ़ेंगे आप। प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, जैसे लोक नियोजन में अवसर की समानता, आर्टिकल 16 है। ये सारी चीज पढ़ने वाले, ये सब बोला गया। प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये शब्द भी बाद में जोड़ा गया, सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक, यानी संविधान सभा, तुम्हें पता है संविधान कब बन के तैयार हुआ है? 26 नवंबर 1949। इसलिए 26 नवंबर को हम क्या मना रहे? संविधान दिवस मना रहे। लेकिन ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे या संविधान पूरी तरीके से लागू कब हुआ है? तो आपका हुआ है 26 जनवरी 1950। और इसकी एक लंबी सी कहानी है जो 1930 वाला लाहौर अधिवेशन था, मॉडर्न हिस्ट्री में जानेंगे। देखिए, और ये कब हुआ है पूछेगा, कौन सी तिथि थी? तो मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को क्या कर रहे हैं? पूरे ऐतराज द्वारा संविधान को अंगीकृत करते हैं और अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। बात सही है कि नहीं? ये था किसके बारे में? प्रस्तावना के बारे में। अब थोड़ा सा जानेंगे, जैसे कुछ बात है इसमें, मैं यहीं पे बता दे रहा हूं। जैसे संविधान का किसमें अंग माना है कि नहीं, ये भाई पिछले पीसीएस में पूछा था प्रश्न कि कौन सा वाला बात था जिसमें संविधान को, वो प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। तो देखिए, एक है बात है वेरुवाड़ी, वेरुवाड़ी बात, सन है इसका 1960 में आया वेरुवाड़ी बात।
तो इसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किस बाद में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो इसमें लिखेंगे आप प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अच्छा देखिए, जैसे इसने ये कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, चलो मान लिया, हमने मान लिया संविधान का अंग नहीं है। अच्छा, संविधान संशोधन जो आर्टिकल 368 है जिसके तहत संविधान में संशोधन कर सकते हो, ये पढ़ेंगे सब चीजें। आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368 साउथ अफ्रीका से लिया ये संविधान संशोधन। तो संविधान में संशोधन तो तभी कर सकते हैं जो संविधान का अंग होएगा, और जैसे कोई अंग है ही नहीं तो किसमें करोगे आप संशोधन, नहीं कर सकते। तो इसमें यही बात था कि इसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग नहीं है। किसमें? वेरुवाड़ी बाग 1960 के में। तो इसमें संविधान संशोधन नहीं कर सकते। अब इसके बाद क्या हुआ, एक और बाद आया जिसका नाम है, बहुत ही चर्चित रहा, केशवानंद भारती। कौन सा है? केशवानंद भारती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केरल राज्य। अब ये कब आया? तो 1973 में। अब इसमें क्या किया सुप्रीम कोर्ट, एक आर्टिकल है 137, उसमें क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट अपने दिए हुए फैसले को क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। तो उसके तहत उसने क्या किया, अपना मैटर क्या किया, रिव्यू किया। और केशवानंद भारती में एक जजमेंट क्या है, अपने वाले पिछले वाले जजमेंट अभी मैंने बताया था कि इसमें कहा गया क्या है, संविधान प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या किया, इसी जजमेंट को उन्होंने बदला और केशवानंद भारती वाले में कहा गया कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब जो चीज संविधान का भाग है तो उसमें क्या कर सकते हैं, फिर हम संशोधन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रस्तावना को संविधान का अंग किस बाद में माना गया। तो केशवानंद भारती जो केस है कब हुआ है, और 1973 में। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत में अब तक की सबसे बड़ी पीठ का मतलब होता है जजों की पैनल होती है, जैसे राम मंदिर का मैटर है या और भी है, जैसे जितने ज्यादा जज होंगे उतने ज्यादा क्या होंगे, जजों की संख्या होगी, उतना ज्यादा वो निर्णय मजबूत माना जाएगा। तो सबसे बड़ी जो पीठ है वो इसी में बनी थी। कितने जजों की? 13 जजों की। कितने जजों की? 13 जजों की पीठ ने निर्णय दिया। अच्छा, ये विषम में क्यों लेते हैं? जैसे मैं ये बात करूं 13 जजों की ने दिया, अच्छा इस जजमेंट को अगर बदलना है तो जजों की संख्या होनी चाहिए 15, तभी ये जजमेंट बदला जा सकता है। ठीक है कि नहीं? तो केशवानंद भारती वाला जो केस है इसमें क्या कहा, 1973 का मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके बाद क्या कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, यानी कि इसमें आप परिवर्तन कर सकते हो। तो 73 में वो ये बताइए कमेंट करके पीएम कौन होएगा भारत का, फिर मैं बता रहा हूं इसके बारे में। देखिए 73 में पीएम है कौन? इंदिरा गांधी जी। 73 ठीक है, 75 में लगा दी इन्होंने देश में इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने क्या लगा दिया, देश में लगा दी इमरजेंसी। अब इसमें क्या किया, एक संविधान संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन, और आया कब है ये? 1976 में। अब इन्होंने क्या किया, प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े। प्रस्तावना में क्या वो जोड़े? 3 शब्द नए जोड़े। तो ये क्रम से ही पूछे गए, ध्यान रखना, यूपी वीडियो में ये आया हुआ प्रश्न है। और इसमें ये पूछा था कि इसमें क्रम से बताइए जरा कौन कौन से शब्द जोड़े गए। तो पहला है समाजवादी, और दूसरा है समाजवादी, और दूसरा है पंथ निरपेक्ष, और तीसरा जो है अखंडता। क्या है? अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। तो ये पूछे जाते कौन से, या क्रम क्या है, सेम यही क्रम है इनका, ये ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखिए जरा इसको, जो समझाया भी इसमें देख ले रहे, जैसे मैंने बताया था। देखिए वीरू वाली बात है, 1960 में प्रस्तावना को क्या संविधान का अंग नहीं माना। अगर नहीं माना तो इसमें संशोधन नहीं कर सकते।
अब इसको जजमेंट को बदला गया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 13 जजों की संख्या थी, पीठ थी, और इसने क्या है, संविधान का अंग माना है। संविधान का अंग है तो संशोधन करिए। आर्टिकल कौन सा है, 368। अब इसमें क्या किया गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। अब देखिए, ये मैंने अभी बताया था आपको, भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च शक्ति किसके पास है, तो आपकी भारत की जनता के पास है। मैंने बताया था ये आए हुए प्रश्न है। अगर पूछे संरक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा देखिए, जैसे भारत में कुछ पद है, भारत का राष्ट्रपति क्या है, ब्रिटेन के राजा के समान है, ये बात क्लियर है। लेकिन भारत कैसा है, गणराज्य, ध्यान रखना, यानी कि यहाँ का प्रमुख जो है वो जनता द्वारा चुन के आएगा और 5 साल के लिए, जबकि ब्रिटेन में क्या राजतंत्र है, वंशानुगत है। बात समझ में आएगी नहीं। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया है, संविधान को क्या, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। यहीं पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैं बता रहा हूं यहीं पे। देखिए, पीटी नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि आर्टिकल 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है, तो वहां फिर आप लगाएंगे क्या जी, तो वहां पे होंगे भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखना, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा तो कौन है, बी आर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर। ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखेंगे, बात क्लियर होगी। तो प्रस्तावना से संबंधित जो प्रश्न थे वो मैंने आपको बताए। अभी थोड़ी सी और है इसमें, वो क्या है, स्रोत, जो मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो क्या हो जाएगा, फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप समझ में नहीं आएगा सही से। ठीक है कि नहीं, तो आप ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए, और आपका ढेर सारा जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है कि नहीं, अगला वीडियो आपको मिलेगा कल, किसका, संविधान के स्रोत। ठीक है, धन्यवाद।